यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी की, हम तैयारी करें सीटेट की। अच्छी तैयारी के लिए हम जो क्लास 6 की क्लास जो छठी आपके है, क्लास छठी से लेकर 8वीं तक जो एनसीईआरटी आपकी साइंस की है, तो उसे सारे को यानी सारे एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं। सब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें सब हम करते चल रहे हैं, जिससे जो हमारे एग्जाम की जो तैयारी है, प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट हो सके और जो हमारा नंबर है वो जो है 120+ आपके नंबर चले जाए। तो इसलिए जो बेस्ट अपनी तैयारी करते चलेंगे, जिसमें जो साइंस का पोर्शन आपका आता है वो आप अच्छे से कर पाओ। अच्छा, यानी साइंस का एक भी क्वेश्चन का आंसर आप ना छोड़ पाओ। तो इसीलिए क्या करना है, हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तो क्लास जो 7 छठी की जो क्लास आपकी थी, क्लास छठी, उसकी साइंस की सारी एनसीईआरटी हमने कवर कर ली। 16 चैप्टर उसमें थे, तो 16 के 16 चैप्टर आप कर चुके हो। जो आपको वीडियो देखनी है, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, तो वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो आप चेक कर सकते हो। सारे चैप्टर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, अब जो हम चैप्टर कर रहे हैं अपनी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 आपका होगा। कल हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कर लिया था। चलिए, अब अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आज जो हम चैप्टर करेंगे ये चैप्टर 2 आपका है, प्राणियों में पोषण। किसमें? और जल्दी आपको जो है नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जल्दी आपके लिए नोट्स भी, यानी जो क्लास 6 आपकी कंप्लीट होगी तो क्लास 6 के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। जल्दी आपको 6 to 8 तक सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साइट पर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जल्दी आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको बुक चाहिए इंग्लिश में तो आप बुक परचेज कर सकते हो। साइट पर आपके लिए बुक है तीनों वॉल्यूम में, यानी आपको जो वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम 3 तीनों बुक आपको मिल जाएगी। इंग्लिश की बात की रहे हैं सीटेट की, जो 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए। चलिए, इसमें चैप्टर 2 जो आपका है प्राणियों में पोषण। किसमें? जो चैप्टर 2 का नाम है हमारा प्राणियों, जो प्राणी है आपके उसमें पोषण। कल हमने पढ़ा था प्लांटों में, यानी जो प्लांट आपके थे तो उसमें पोषण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो प्राणी है उनमें पोषण। तो प्राणियों यानी इसका जो चैप्टर, यानी इंग्लिश में अगर हम नाम देखें तो ये होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स का, प्राणियों का। चलिए, अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट क्या है? प्राणियों में पोषण। तो जो प्राणी होते हैं उनमें पोषण देखते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल जो हम पढ़े थे पहले हम चैप्टर 1 में देखे, पहले पादप यानी जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन किसके? प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो जंतु होते हैं, जो प्राणी है, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो अपना जो भोजन है वो फोटोसिंथेसिस से नहीं कर सकते, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो जो प्राणी होता है, जो एनिमल्स है, जो जंतु आपके हैं, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो डिपेंड रहते हैं, ये प्लांट्स पर रहते हैं, पौधों पर डिपेंड रहते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं। कुछ जो प्राणी होते हैं, जो एनिमल्स हैं, वो डायरेक्ट ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं, पौधों को खा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे गोट आपकी होती है, बकरी होती है, वो सीधा ही क्या, जो पत्तियाँ होती है वो खा लेती है। और इसी तरह जो आपके बुफेलो होते हैं, ये बुफेलो है, काऊ है, तो ये भी क्या करते हैं? डायरेक्ट ही अपना जो पत्ती वगैरह होती है उनको खा लेती है। जबकि कई अन्य उन जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। और कुछ इस तरह के, जैसे कि कुछ जो जंतु है वो इस तरह के भी आपके हैं जो पदार्थ जो किसे खाते हैं, जैसे गोट है तो कुछ गोटों को भी खा लेता है, यानी बकरी को खा लेता है। तो कुछ एनिमल्स इस तरह के भी हैं जो उन्हें भी खा लेता है, जो गोट जो पौधों को खाता है। अगला पॉइंट है, कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है। चलिए, अब आता है प्राणियों में, प्राणियों जो है उनके पोषक में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और इसके और शरीर में इसके प्रयोग की विधि सन्निधि सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे जो कुछ संगठक होते हैं ये कैसे होते हैं? जटिल होते हैं, हार्ड आपके होते हैं। ये कैसे होते हैं? जटिल होते हैं।
अनेक जो जंतु होता है, जो जटिल होता है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपके होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। यानी जटिल पदार्थ से वो कैसे बन जाते हैं, जो सरल पदार्थ में, यानी कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रक्चर आपकी है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना पड़ता है। अब आता है आपका पाचन। पाचन यानी जो डाइजेशन आपका है, पाचन किसे बोला जाता है, डाइजेशन। तो पाचन जो होता है, पाचन को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन। जब आप कुछ खाना खाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, यानी डाइजेस्ट आपका, यानी पाचन क्रिया चले तो ये होता है पाचन, यानी डाइजेशन की बात करें हम तो डाइजेशन होता है। जैसे ओ पहला जटिल डाइजेशन जो है, जो पाचन है वो क्या होता है, डाइजेशन जो पाचन है वो क्या होता है, क्या है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना। जो जटिल पदार्थ को हम सरल पदार्थ में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जैसे आप क्या करते हो, जब आप खाना खाते हो तो जो खाना है आप क्या करते हो, जब आप उसे डाइजेस्ट, यानी जब आप उसे चबाते हो, तो खाना आपने लिया, रोटी आप खाते हो तो रोटी का आपने एक टुकड़ा लिया, तो उसे जब आप दांतों से क्या करते हो, उसे छोटे छोटे उसका क्या करते हो, यानी उसे चबाते रहते हो, चबाते रहते हो। जब वो छोटा यानी जटिल आपने मोटा जो रोटी का टुकड़ा आपने लिया, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करने के बाद ही तो वो आपके अंदर जाता है, तो वही तो यानी दांतों का जो काम करे। तो इसमें जो डाइजेशन यानी जो डाइजेस्ट करता है, पचा लेता है, तो इसी की बात इसमें की गई है। अगला पॉइंट आता है अब आपका खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां, यानी खाद्य अंतःग्रहण की जो विभिन्न विधियां है, जो टेक्निक है, यानी डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, जो हम फूड लेते हैं तो उसके डिफरेंट तरीके आपके हैं। पहला पॉइंट है भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। तो जो जीव है उनमें डिफरेंट टाइप की होती है, भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जो मधुमक्खी होती है या जो मरमर पक्षी होते हैं जिसे हमीबर्ड बोला जाता है, पौधों का मकरंद चूसते हैं। ये किसका, जो प्लांट्स होता है उसका मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं। जो मानव होते हैं, जैसे आप हो, आपने भी जो है क्या किया, अपनी मम्मी का दूध पिया है, तो इसी में इस बात की गई। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, शिशु रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो माँ है उनका दूध पीते हैं। तो इसमें यही, और जो जंतु है जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में आप जो काऊ है, काऊ हो गया, काऊ के जो बच्चे होते हैं वो भी क्या अपनी माँ का दूध पीते हैं। इसी तरह जो भैंस है, जब फैलो आपके होते हैं वो भी अपनी माँ का दूध पीते हैं। तो इसमें बोला गया कि जो मानव है या कुछ अदर जो जंतु होते हैं वो भी अपनी माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प, जो अजगर है, अजगर जैसे जो सर्प होते हैं वो वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। जो आपने अजगर देखा होगा तो अजगर क्या करता है, वो चबाता ही नहीं, वो क्या करता है, जो उसके आगे जो भी कुछ आता है, जो प्राणी आता है, वो उसे ऐसे ही अपना शिकार बना के ऐसे ही निगल लेता है बिना चबाए, यानी पूरा का पूरा आदमी वो निगल जाएगा बिना चबाए। अगला पॉइंट है कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। कुछ जो जलीय प्राणी होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, जो जल में जो प्राणी रहते हैं, जो एनिमल्स जो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आसपास जो उनका आसपास जो पानी होता है उसमें जो तैरते हुए जो खाद्य कण होते हैं, जो फूड के जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, उन्हें छान कर उनका भक्षण करते हैं। तो उन्हें छान कर क्या कर लेता है, वो उन्हें खा लेता है। जैसे आहार की विधि, जो आहार की विधि होती है, जो आहार की जो विधि है वो कैसे होता है, यानी स्क्रैपिंग इसमें बोला गया है। तो आहार की जो विधि है ये होता है आपका जैसे छीलना, कैसे करना, छीलना, चबाना हो गया, छीलना जो स्क्रैपिंग होता है, चिविंग यानी चबाते हो जब आप, काटना जो वेदन करते हो, काटना हो गया आपका, और पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजिट्यूशन इत्यादि। तो ये सब आपकी आती है। तो इस तरह आप क्या करते हो, खाते हो। आगे आता है स्टारफिश। अब बात करते हैं स्टारफिश की। तो जो स्टारफिश आपकी होती है, स्टारफिश जो स्टार की शेप में आपकी होती है, स्टारफिश जो होती है वो आपकी इस तरह से आपकी स्टारफिश आपकी होती है। ये ऐसे ऐसे करके 5 इसमें आपके रहते हैं। तो ये स्टारफिश आपके होते हैं, स्टार की तरह को आपकी दिखती है, स्टार की तरह की आपकी दिखती है। चलिए इसकी फिगर देख लेते हैं एक बार स्टारफिश की। देखिए ये होती है स्टारफिश, इस तरह की इसकी संरचना होती है, इस तरह की इसकी जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रही होगी, बिल्कुल स्टार शेप में आपको स्टारफिश मिलती है। ये स्टारफिश होती है, ये स्टार की शेप में आपको दिखाई देती है। देखिए इसमें 5 आपको, ये जो है 5 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का जो चित्र होता है ये आपको स्टारफिश आपका है। तो स्टारफिश क्या होते हैं, ये जो स्टारफिश है यानी एक तरह की तारा मछली होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होते हैं, कठोर कवच आपको मिलते हैं।
चलिए अब आपको इसमें स्टार फिश का आपने फिगर देख लिया, अब इसके पॉइंट देखते हैं, यानी इसमें क्या क्या पॉइंट आपके आते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें आपकी होती है। चलिए स्टार फिश आपने फिगर देख ली, तो स्टार फिश होती कैसी है। देखिए स्टार फिश जो है वो एक तरह से तारा मछली होती है, जो फिश होते हैं यानी स्टार मछली। स्टार फिश यानी आपने देखा स्टार की शेप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, तो तभी इसको क्या स्टार फिश बोला जाता है। ये तारा मछली आपकी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कच वाले जंतुओं का आहार करते हैं। जो ये फूड खाती है, जो ये फूड खाती है, जो ये भोजन खाती है, वो कैसा करती है, यानी ये जो भोजन खाती है वो ऐसा भोजन खाती है जिसमें कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कठोर कवच, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो हार्ड शेल का आपका कवरिंग होती है। उन्हीं एनिमल्स को ये खाती है, उसी एनिमल्स को क्या करते हैं, खाती है, उसी को अपना फूड बनाती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालते हैं। तो जब कवच जो होता है, जो कवरिंग होती है, इसमें बात की गई है, जो कवच होता है, जो सेल आपकी होती है, यानी कवच जो होता है, तो ये क्या करते हैं, कवच खोलने के बाद, यानी जब ये उसकी जो सेल होती है उसे ओपन कर लेती है, खोल लेती है, उसके बाद जो स्टारफिश होती है ये करती है अपना जो अपने मुख से अपना आमाशय, जो आमाशय होता है उसको बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। जो जंतु का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, तो सॉफ्ट पार्ट को ये खाती है, सॉफ्ट जो पार्ट है उसी को ये खाती है। अगला पॉइंट है आमाशय वापस शरीर में चला जाता है। फिर क्या होता है, जो आमाशय होता है, जो स्टोमच, आमाशय के बाद, यानी आमाशय क्या होता है, स्टोमच आपका होता है। आमाशय जो होता है वो स्टोमच होता है, उसके बाद जो स्टोमच होता है वो दोबारा से, स्टोमच क्या करता है, दोबारा से, ये आपका आमाशय जो होता है वो होता है स्टोमच। तो ये क्या करता है, स्टोमच होता है, जो बाद में दोबारा से क्या करता है, वो शरीर में वापस चले जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। जो आहार होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्टेड आपका होता है, तो धीरे धीरे पचता है। डाइजेस्ट जो होता है उसे समय लगता है, स्लो प्रोसेस आपका होता है, तो धीरे धीरे वो पचता है। चलिए अब ये आपकी स्टारफिश में जो आपकी होती है, यानी स्टारफिश जो है वो हार्ड, जो कठोर कवच वाले, जो कठोर सेल, यानी हार्ड जो सेल होती है जिसके कैल्शियम कार्बोनेट से वे बने होते हैं जो एनिमल्स, उन्हीं को वो अपना भोजन बनाती है, आहार बनाती है। उसके बाद वो कठोर जो खोलने, जो कवच आपका होता है, जो सेल उसके होते हैं, सेल खोलने के बाद जो उसका सॉफ्ट पार्ट रहता है एनिमल्स का, उसको वो खाती है। किसके द्वारा, जो स्टोमच आपका है, जो स्टारफिश है, स्टारफिश का जो स्टोमच होता है उसी के द्वारा वो खाती है। खुलने के बाद जो स्टोमच होता है वो बाहर आता है, उसे खाता है, उसके बाद वो दोबारा अंदर चले जाता है और जो खाना है वो धीरे धीरे, जो उसका आहार, जो उसने सॉफ्ट पार्ट खाया है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट आपके होते रहते हैं। चलिए आगे है, स्टारफिश के बाद आता है मानव में पाचन। जो मानव है, जो ह्यूमन है, उसमें आता है कि मानव में जो पाचन होता है, डाइजेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के डाइजेशन की बात करते हैं, तो डाइजेशन किस में, जो ह्यूमन है, तो डाइजेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है अब बात करते हैं हम, तो डाइजेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो मानव है उनमें डाइजेशन किस तरह होता है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। चलिए, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। तो हम जो भोजन करते हैं, हम जो भोजन खाते हैं, तो वो किसके द्वारा खाते हैं, जो हमारा मुंह है, मुख है, उसी के द्वारा हम अपना जो भोजन है वो खाते हैं, डाइजेस्ट। तो इसमें कहा गया कि इसे क्या कहते हैं, इसे पचाते हैं, इसे हम डाइजेस्ट करते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। फिर जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो जो बॉडी को चाहिए वो उसमें क्या, वो एनर्जी के रूप में आपका हो जाता है और जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अगला पॉइंट है अब आपका, आहार का बिना, आहार जो आपका है, जो फूड है, उसके बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। तो जो आहार आपका जो पचता नहीं है, यानी जो डाइजेस्ट आपका नहीं हो पाता, वो शरीर से बाहर निकाल जाया जाता है, किसके रूप में, मल के रूप में वो निष्कासित होता है, निकाल दिया जाता है। तो ये बाहर निकाल दिया जाता है। एनस, जो आपका बक्कल कैविटी और जो एंड्स एट द एनस, तो एनस के द्वारा ये आपका बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन क्या है, भोजन एक सतत नली से गुजरता है। जो भोजन होता है, जो फूड होता है, ये एक सतत जो नली होती है उससे गुजरता है। तो सतत नली जो है उससे ये निकलता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। कहाँ तक जाती है, जो ये मुख गुहिका आपका है, जो बक्कल कैविटी आपकी होती है, कौन सी, जो बक्कल कैविटी होती है, इसमें बात की गई है। तो ये बक्कल कैविटी से होकर गुदा तक जाते हैं। तो इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जो ये नली है, जो नली यानी जो कैनल होती है, इसे हम वेरियस पार्ट में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं।
पहला पार्ट आता है, चलिए इसके जो पार्ट होते हैं यानी 6 पार्ट इसके होते हैं। सबसे पहले आता है मुख गुहिका, जिसको बोला जाता है मुख गुहिका। क्या होती है? मुख गुहिका होती है आपकी बक्कल कैविटी। मुख गुहिका होती है बक्कल कैविटी, ये हो गई बक्कल कैविटी। इसके बाद आता है ग्रास नली या ग्रेशिका, ये होता है ग्रास नली या ग्रेशिका जो होता है ये होता है फूड पाइप। ये क्या बोला जाता है? फूड पाइप। और ओजोफेगस, ये होता है ओजोफेगस, ये हो गया ओजोफेगस। इसी तरह आमाशय, आमाशय क्या होता है? जो आमाशय होता है ये होता है स्टोमच, आमाशय को बोला जाता है स्टोमच। और जो होता है क्षुद्रांत यानी जो छोटी आंत बोली जाती है, क्षुद्रांत जो छोटी आंत आपकी होते हैं यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो आपको पता ही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोला जाता है। इसके बाद है बृहदांत्र, बड़ी आंत। तो बृहदांत्र जो बड़ी आंत होती है तो बड़ी माने यानी लार्ज, ये हो जाएगी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मलदार, फिर आपका छठे नंबर पर मलदार अथवा गुदा। मलदार तथा गुदा क्या होता है इसमें? ये होता है एनस। जो छठा आपका है ये होता है एनस, इसे बोला जाता है एनस। तो इसमें क्या है? ये सभी भाग मिलकर क्या है? आहार नाल जो पाचन नली का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलिए एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की है आपका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे जैसे क्या होता है? जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, जैसे जैसे जो भोजन होता है हमारा, जो फूड होता है वो विभिन्न, जो बॉडी हमारी है उसके विभिन्न पार्टों से जब वो गुजरता है तो उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। तो उसका जो विभिन्न जो घटक होते हैं उसका जो कंपोनेंट आपका होता है वो भी अलग अलग तरह से यानी वेरियस कंपोनेंट से वो जब गुजरता है तो अलग अलग उसका आपका काम होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्त्रावित करती है। तो जो आमाशय आपका होता है, जो स्टोमच है, वो जैसे कि जो लाला ग्रंथि आपके होते हैं, लाला ग्रंथि होगा, यकृत जो कि लीवर होता है, लाला ग्रंथि होती है आपकी, और लीवर जो यकृत होता है। इसके बाद अग्नाशय पाचक आपका होता है, और ये जो पाचक है ये कैसा करता है? जो डाइजेस्टिव जो जूसेस आपका होता है, जो सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूसेस, तो इसमें आपका होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड आपके होती है लाल ग्रंथि, यानी इसे लाल ग्रंथि जो आपकी लाला ग्रंथि बोला गया ये होता है सैलिवरी ग्लैंड जो लाल टाइप का आता है। और यकृत जो होता है ये लीवर होता है, और अग्नाशय जो होता है ये पैनक्रियाज आपका होता है। अग्नाशय को क्या बोला जाता है? पैनक्रियाज आपका बोला जाता है। तो पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। जो पाचक रस होता है, जो पाचक रस कौन सा? जो डाइजेस्टिव जो जूस होता है, ये इसके जो पदार्थ होता है, जो सब्सटेंस होता है, इसको किसमें चेंज कर देता है? तो ये बदल देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? जो फूड का यानी सिंपलर वंश में इसको चेंज कर देता है। आहार नाल एवं सचेत ग्रंथि मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट आपके होते हैं, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, जो नाल होती है, इसका जो एसोसिएट किसके द्वारा? ये ग्लैंड कंस्टिट्यूट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा आपकी होती है। चलिए अब आगे आता है मुख एवं, अगला पॉइंट है मुख एवं मुख गुहिका। मुख अगर हम डाइजेशन इन ह्यूमंस में देखते हैं, चलिए इसमें इसका एक बार फिगर भी हम देख लेते हैं, देन अब अगले जो टॉपिक है हमारा मुख एवं मुख गुहिका उसका डिस्कशन करते हैं। पहले इसकी जो फिगर है ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसकी पिक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें ये पिक्चर आपके दी गई है। पिक्चर जो है इसमें सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा मुख गुहिका। तो ये मुख गुहिका यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या होती है? मुख गुहिका। तो मुख गुहिका को बोला जाता है बक्कल कैविटी। इसको क्या बोला जाता है? बक्कल कैविटी आपका बोला जाता है। मुख गुहिका क्या होती है? बक्कल कैविटी होती है। इसके बाद आता है लाला ग्रंथि। तो ये आपको देखिए यहाँ पर जो नीचे की तरफ आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? लाला ग्रंथि, जिसे सैलिवरी ग्लैंड आपका बोला जाता है। जैसे जो आपके मुंह से लार की तरह है, जैसे आपकी जो लार होती है तो सैलिवरी ग्लैंड जो होती है ये आपका लार का काम यानी सैलिवरी ग्लैंड आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेशिका दिख रहा है, जो आपका ये ग्रेशिका होता है ये होता है ओजोफेगस। ग्रेशिका को बोला जाता है ओजोफेगस, ये होता है ओजोफेगस। इसको इंग्लिश की टर्म भी इसको साथ साथ आपके बताए जा रहे हैं, जिससे आपको दोनों आपको याद रहे कि हिंदी में इसे मुख गुहिका बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बक्कल कैविटी। इसी तरह लाला ग्रंथि जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, और ग्रेशिका को ओजोफेगस बोला जाता है। इसके बाद आता है यकृत। यकृत जो होता है आपका लीवर होता है। यकृत क्या है? लीवर आपका होता है।
चलिए आगे है अब आपका यकृत के बाद आता है, चलिए अब नीचे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसमें आपको यकृत ये सब आपका आ जाएगा। अब चलिए इसमें सब चीज़ें जो आपका ये होता है यकृत, देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये क्या होता है यकृत, इसको बोला जाता है यकृत को, यानी ये होता है लीवर। यकृत क्या होता है आपका लीवर होता है। इसी तरह होता है पित्राशय, ये यहाँ पर आपको जो थैली सी दिख रही है ये होती है पित्राशय। पित्राशय को बोला जाता है गैल ब्लैडर, ये होता है गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर। आमाशय जो है, आमाशय ये होता है इधर की साइड में आमाशय, तो आमाशय जो होता है स्टोमच आपका होता है, आमाशय को बोला जाता है स्टोमच। चलिए अब आता है आपका आमाशय, ये क्या होता है ये आमाशय, आमाशय को बोला जाता है स्टोमच। आमाशय क्या होता है आपका स्टोमच आपका होता है। और अग्नाशय ये है आपका अग्नाशय जो कि पैनक्रियाज आपका होता है, अग्नाशय को बोला जाता है पैनक्रियाज। फिर आता है क्षुद्रांग जिसे छोटी आंत आपका बोला जाता है, ये आपकी छोटी आंत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी होती है इंटेस्टाइन। और बृहदांत्र जिसे बड़ी आंत बोला जाता है ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज, देखिए ये आपको दिख रहे हैं ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। और मलाशय, मलाशय जो होता है इसे रैक्टम बोला जाता है, जो आपको नीचे दिख रही है रैक्टम, मलाशय हो गया रैक्टम, मलाशय क्या होता है रैक्टम। और ये होता है एनस, तो एनस जो गुदा आपका होता है, एनस यानी जो गुदा है, तो इसी के द्वारा एनस के द्वारा क्या होती है यानी जो आपका जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है जो पच नहीं जाता। तो अब आपका ये आपको पता चल गया ये पित्ताशय, पित्राशय जो आपका होता है गैल ब्लैडर होगा, यकृत जो होता है लीवर आपका होता है, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका होता है। तो मानव का जो डाइजेशन सिस्टम है उसकी सारी टर्म आपको पता होनी चाहिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो हमारा मुख एवं मुख गुहिका था यानी माउथ और बक्कल कैविटी। तो अब हम पढ़ेंगे माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं अपना। चलिए अब हमारा जो टॉपिक आता है अगला जिस पर हमें डिस्कशन करना है ये है हमारा मुख एवं मुख गुहिका। तो ये मुख यानी माउथ आपका होता है, मुख क्या होता है माउथ हो गया, और मुख गुहिका अभी आपको पता ही है बक्कल कैविटी आपका होता है, क्या होता है ये बोला जाता है बक्कल कैविटी, ये हो जाएगा बक्कल कैविटी। तो अब आता है आपका पहला पॉइंट इसमें कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो भोजन का जब अंतर्ग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है, मुंह के द्वारा होता है। तो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं वो तो मुख के द्वारा ही तो करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो आहार को जब हम अंतर लेते हैं तो आहार को शरीर के अंदर यानी बॉडी के अंदर जब हम लेते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है अंतर्ग्रहण कहलाती है। यही क्या कहलाती है आपकी अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो अंतर्ग्रहण को बोला जाता है इंजेशन, क्या बोला जाता है इंजेशन, तो इसी को इंजेशन आपका बोला जाता है। दांतों की सहायता से जो दांत हमारे होते हैं उनकी हेल्प से भोजन चबाते हैं। तो हम चीविंग करते हैं यानी भोजन को चबा चबा कर हम खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं रोटी हम खाते हैं, सिंपली आप रोटी ले लीजिए या कुछ और ले लीजिए जो आप खाते हो, तो उसे क्या करते हो दांतों की हेल्प से ही जो दांत हमारे होते हैं वही तो सहायता करते हैं उन्हें चीविंग करने के लिए यानी चबाने के लिए। जो हेल्प करते हैं हमारी दांत करते हैं, चबा कर हम अंदर अपना खाना लेते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। तो जो यांत्रिक विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं जो मैकेनिकली जो विधि है मैकेनिकली हम क्या करते हैं इसे स्मॉल जो पीस होते हैं उसमें ब्रेक कर लेते हैं अपने दांतों की हेल्प से। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच, प्रत्येक जो दांत आपका है मसूड़े के बीच अलग अलग ग्रंथि यानी सॉकेट में धंसा होता है। जो दांत आपका है वो मसूड़े के बीच में धंसा हुआ है। जो हमारा जो दांत होता है टीथ जो है वो क्या करते हैं अलग अलग कार्य करता है। तो हमारे दांत की आकृति जो है वो भिन्न भिन्न है। जो दांत की जो आकृति है जो आपको शेप इसमें दिख रहा है, जो आकृति इसमें आपका है तो ये जो दिख रही है इसमें अलग अलग कार्य ये करती है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या इन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होते हैं। जो हमारा मुख है जो मुंह है इसमें लाला ग्रंथि यानी सलेवरी ग्लैंड आपकी होती है जो लाला रस यानी लार स्त्रावित करते हैं। जैसे जब आप देखते होंगे कभी कभी किसी बच्चे को क्या आती है जैसे मुंह में से लार, जो लार आपकी होती है हल्का सा जो सलाइवा बाहर आता है यानी जो वाइट वाइट सा आपका जो लार आ जाती है तो उसी को इसमें बोला गया है। जैसे आप
जो सलाइवरे का सिंपली अर्थ है, अभी आपको बैठे हो यानी आपके सामने कुछ खाने का आ जाए जो आपका फेवरेट चीज़ है, तो आपके मुंह से क्या पानी आने लगेगा। तो उसी तरह के एक लार से आपके होते हैं, यानी जो लार को क्रिएट करती है वो करते हैं सैलिवरी ग्लैंड। तो ये आपकी लार जो होती है स्रावित करती है, रिलीज आपकी करती है। तो ये क्या करती है, लार जो होती है वो रिलीज करती रहती है। अगला पॉइंट आता है अब आपका दांत के जो प्रकार, यानी जो दांत हमारे हैं, तो दांत के प्रकार एवं उनके कार्य, दांत के प्रकार एवं उनके कार्य। तो चलिए, जो दांतों के प्रकार है, दांतों के प्रकार है, दांतों की जो संख्या है, निचला जबड़ा, ऊपरा जबड़ा और योग, इसके योग। इसमें देखिए आपकी टेबल है, इम्पोर्टेंट टेबल आपकी है, इम्पोर्टेंट टेबल है। तो इसमें दांत के जो प्रकार है और जो उसका कार्य है वो हम देखेंगे। चलिए, इसमें जो दांतों के प्रकार है, यानी जो दांत हमारे होते हैं, दांतों का प्रकार यानी टाइप ऑफ टीथ आपका हो गया, दांतों की जो संख्या, टीथ की जो नंबर ऑफ टीथ आपका है, निचला जबड़ा यानी जो जबड़ा आपका होता है, ये जबड़े को क्या बोला जाता है, जा, JAW, जा आपका बोला जाता है, लोअर जा है और ये अपर जा आपका है, ये इसका टोटल हो जाएगा। तो कृतन पहला आता है, कृतन एवं दर्शन वाले दांत। तो कृतन एवं दर्शन वाले दांत कैसे होते हैं, ये होते हैं कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, यानी कट करना। कैसे दांत होते हैं, कटिंग एंड बिटिंग टीथ, ये होते हैं कटिंग एंड बिटिंग। इसके बाद है चीरने एवं फाड़ने वाले दांत को बोला जाता है पायशिंग एंड टीयरिंग, ये होते हैं पायशिंग और टीयरिंग, ये होते हैं टीयरिंग टीथ। इसके बाद है चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं चेविंग एंड, ये होते हैं चेविंग एंड ग्रिंडिंग, ये होते हैं चेविंग एंड ग्रिंडिंग टीथ। तो इस तरह के आपके दांत होते हैं, ग्रिंडिंग टीथ। यानी चलिए अब हम बात करते हैं जो कटिंग और बाइटिंग टीथ होते हैं, कितने होते हैं, 4 आपके होते हैं। 4 आपके, आपने देखा होगा 4 आपके होते हैं, 4 नीचे की ओर होते हैं और 4 इसमें ऊपर की ओर होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8 आपके होते हैं। इसी तरह आपका आता है चीरने और फाड़ने वाले जो दांत होते हैं, जो चीर फाड़ करते हैं, वे 2 दांत ऊपर होते हैं और 2 ही हमारे निचले जबड़े में होते हैं, नीचे जो जा है, ये टोटल आपके 4 होते हैं। चबाने और पीसने वाले जो दांत होते हैं वे 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं। तो ये कितने होते हैं, 20 आपके होते हैं। तो टोटल जो दांत हमारे होते हैं यानी 32 दांत आपके होते हैं, यानी ज़्यादातर जो दांत की संख्या होती है 32 होती है। 32 जो है दांत, सभी को आपके दांत नहीं आती, 32 जो दांत होते हैं वो किसी किसी के आते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अब आता है दूध के दांत तथा स्थायी दांत। तो जैसे जो मिल्क टीथ आपके होते हैं, दूध के दांत कैसे होते हैं, जो आपके मिल्क टीथ आपके होते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूध के दांत की, जो हमारे दूध के दांत होते हैं। तो दूध के दांत कैसे होते हैं, चलिए, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, जो कि स्थायी दांत आपके होते हैं। मिल्क टीथ हो गए और एक होते हैं परमानेंट टीथ। तो क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। तो कुछ वर्ष के से पहले क्या, यानी कुछ वर्ष पूर्व इसमें पूछा गया है कि पहले आपके जो दांत थे वो क्या थे, गिरने लगे थे। जब आप छोटे थे, यानी जब आप बच्चे रहते हो, तो बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके दूध के दांत आते हैं, फिर वे टूटते हैं। उसके बाद स्थायी दांत आते हैं, परमानेंट दांत जो टीथ होते हैं वे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दूध के दांत की इसमें बात की गई है। पहला पॉइंट आता है दूध के दांत, मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ कैसे होते हैं, हमारे दांतों का प्रथम सेट, जो हमारे जो दांत है, जो टीथ होते हैं, उसका जो पहला सेट होता है वो शैशव काल में निकलता है। कौन सी अवस्था में, जो शैशव काल की अवस्था हमारी होती है, जो शैशव काल की जो अवस्था है, यानी जो ये इन्फेंसी होती है। शैशव काल कौन सी अवस्था होती है, इन्फेंसी। ये कौन सी, यानी ये जो एज होती है ये आती है आपको 6 to 8। ये दूध के जो दांत है ये 6 to 8 ईयर्स में आपके होते हैं। तो दे आर टर्म्ड, ये तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। तो छठी यानी 8 साल तक ये जो दांत होते हैं ये गिर जाते हैं, उन्हें दूध के दांत कहते हैं। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, दूध के दांत आपके बोला जाता है। इसके बाद आता है स्थायी दांत, जो कि परमानेंट टीथ होते हैं। स्थायी जो दांत होते हैं, परमानेंट टीथ, इन दांतों के स्थान पर इन जो ये दो दांत होते हैं हमारे, जो दूध के दांत है, उन्हें जब वे टूट जाते हैं, वे गिर जाते हैं, गिरने के बाद क्या आते हैं, स्थायी दांत
दांत आते हैं तो स्थायी दांत जो है दूध के दांतों के स्थान पर जाते हैं, पर दूसरे दांत जो निकलते हैं उन्हें स्थायी दांत कहते हैं, यानी परमानेंट टीथ आपके बोला जाता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगता है। तो जनरली क्या होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है, जो हेल्थी पर्सन होता है, तो उसके ये स्थायी दांत जो है वो परमानेंटली रहते हैं, यानी पूरे जीवन भर रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आपकी जो ओल्ड एज आपकी होती है, यानी वृद्धावस्था जब आती हो, जब बूढ़े होते हैं, वृद्धावस्था आती है, ओल्ड एज आती है, तो उस टाइम पर ये फिर से क्या होते हैं, दोबारा से गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है अब आपका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इसके बेहाफ पर ही एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए पहला एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लेना है आपको, 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, 2 प्रणालियाँ लेनी है जो कि एक टेस्ट ट्यूब होती है, 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है। उन्हें ए और बी का चिन्हित, यानी ए और बी उनको आपको नाम दे देना है। जो टेस्ट ट्यूब आप लोगे उन्हें ए और बी का नाम देना है। प्रणाली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालें। जो टेस्ट ट्यूब ए आपने ली है उसमें उबले हुए जो चावल होते हैं वो आपको डालने हैं, जिन चावल को आपने उबाला हुआ है। तो उन चावल को आपको डालना है, जो बोल्ड चावल है, बोल्ड राइस है, उन्हें डालना है। और 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर, 1 चम्मच क्या करना है, उबले चावल मुख में लेकर यानी मुंह में लेकर 3-5 मिनट तक आपको चीविंग करना है, चबाना है, तथा इन्हें दूसरी प्रणाली बी में आपको डालना है। दोनों प्रणालियों में 3-4 ml जल डालना है। फिर क्या करना है आपको, 3-4 ml जो जल है वाटर जो होता है वो आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में इसमें डालना होगा। अब दोनों प्रणालियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। फिर क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब आपने ली है, जो प्रणाली होती है उसमें जो आयोडीन विलयन है वो आपको 2-3 ड्रॉप है, 2-3 बूंदे होते हैं वो आपको डालना है और उसका टेस्ट आपको करना है, परीक्षण करना है। तो परीक्षण ए तथा बी में अंतर देखते हैं। तो परीक्षण जो आप कर रहे हो यानी टेस्ट ट्यूब वाला, तो उसमें ए और बी में क्या डिफरेंस आया वो आपको देखना है। प्रणाली के रंग में परिवर्तित आता है, तो जो प्रणाली है उसका जो रंग है, कलर है, उसमें चेंज आपको दिखाई देगा, तो चेंज आता है। परिणामों की चर्चा जो है, परिणाम जो रिजल्ट है उसकी चर्चा आपको अध्यापक से करने हैं। किससे करने हैं, जो अध्यापक आपका जो अध्यापक होता है उससे आपको डिस्कस करना है। लाल रस, जो लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जो लाला रस होता है यानी सलाइवरी इसमें बोला गया है, जो सलाइवरी होता है, तो सलाइवरी जो जूस होता है, जो सलाइवरी जो निकलता है वो क्या कर देता है, इसे मंड, यानी इसे किसके रूप में, जो मंड होता है, मंड आपका होता है स्टार्च। मंड क्या बोला जाता है, मंड को बोला जाता है स्टार्च। और शर्करा जो होती है शुगर आपकी होती है, तो शुगर जो होती है, तो मंड जो लाल रस है वो चावल को, जो राइस थे जिसे हमने चबाया था, तो पहले में हमने क्या था, जो पहला जो था आपका, तो इसमें क्या किया था हमने, तो इसमें जो चावल थे, तो इसमें जो सलाइवरी होती है वो मंड को, जो मंड है उसको शुगर में चेंज कर देता है। चलिए अब आपका आता है, चलिए इसके अगर फिगर देखना चाहते हैं, चलिए एक बार इसकी फिगर भी देख लेते हैं। सलाइवा जो इफेक्ट आपका आता है स्टार्च पर, देखिए ये फिगर है, ये आपके क्या आते हैं, इसमें आपने उबला चावल आपने रखा, फिर इसमें जो जल है, जल की क्वांटिटी दोनों में डाली, इसमें जो टेस्ट ट्यूब सेकंड है आपकी, इसमें आपने जो चबाए हुए चावल इसमें डाले थे, जो उबले हुए चावल थे वे मुंह से चबाने के बाद आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाले थे। फिर आपने उसमें ऐड ऑन किया था जल, जो वाटर था वो ऐड किया। उसके बाद आपने आयोडीन विलयन की जो था इसकी 2-4 बूंद इसमें डाली। इसके बाद देखिए दोनों में जो कलर का जो डिफरेंस है वो आपको दिख रहा होगा। तो जो सलाइवरी जो होता है, जो सलाइवा होता है, वो क्या कर देता है, इसका जो कलर है ये आपका चेंज कर देता है। तो ये जो स्टार्च होता है वो शुगर में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ब्रेक्स, जो सलाइवा होते हैं वो ब्रेक्स करके जो स्टार्च है वो शुगर में आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका आता है अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए अब आता है जीभ जो है एक मांसल पेशिया अंग है। जीभ जो होती है कैसी, जीभ जो है एक मांसल पेशिया अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई है। इसका अग्रभाग, जो इसका जो अग्रभाग होता है, आगे का जो भाग होता है वो स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में क्या कर सकता है, मुड़ सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में ये मुड़ सकता है। चलिए आगे है अब आपका मिठाइयाँ और दंत छय। मिठाइयाँ और दंत छय, तो इसमें जो स्वीट्स एंड टूथ, जो टीथ है हमारे,
स्वीट्स जो मिठाइयाँ होती है, एंड टीथ जो दांत होते हैं, टीथ डिके। ऑप्शन ए है पहला आता है इसमें। जिस सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, तो जनरली क्या है, हमारे जो मुख है उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं पहुंचती। तो जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में पाए जाते हैं वे हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, उनसे हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। अगर हम जो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अगर हम अपने जो दांत है या मुंह है वो साफ नहीं करेंगे तो हमारे मुंह में क्या हो जाएगी, हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं वो वास कर जाएंगे, वो रहने लगेंगे और वो ग्रो करने लगेंगे, जिससे हमें नुकसान पहुंचेगा। ये जीवाणु जो होते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, ये दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का जो शुगर होता है उसका विघटन कर अप्त निर्माचित कर लेते हैं। विघटन कर क्या कर लेते हैं, इसका अप्त निर्माचित करते हैं। आगे है, यह अम्ल जो अम्ल होता है ये धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। तो जो ये अम्ल होता है, जो दांत हमारे हैं, जो टीथ है, ये धीरे धीरे उन्हें क्या पहुंचाने लगते हैं, हानि पहुंचाने लगते हैं। तो जो एसिड होता है ये धीरे धीरे दांत को, जो अम्ल है ये धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंत क्षय कहते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, जो टूथ डिके बोला जाता है। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो दांतों में असाप पीड़ा होने लगता है। तो जो दांत हमारे, अगर इसका वक्त यानी टाइम पे हमने इसका जो इलाज है वो नहीं किया तो ये क्या होता है, जो हमारा जो दांत होते हैं उसमें ऐसे अन्य जो पीड़ा होती है, हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तथा चरम अवस्था में टूट कर ये जो दांत होते हैं हमारे वो गिरने शुरू हो जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो जो इसके लिए उत्तरदायी क्या होते हैं, जो हमारे टीथ डिके होते हैं, जो गिरना शुरू कर देते हैं, तो इनके लिए जो मेनली जो है इसका जो रेस्पॉन्स जो ये है हमारा, जो गिरने लगते हैं, ये किस कारण से गिरते हैं, इसका रीज़न होता है कि जब हम चॉकलेट खाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं या जो चीनी युक्त जो मिठाइयाँ खाते हैं या अदर मटेरियल जो हम इस तरह के खाते हैं, तो उनकी वजह से हमारे जो टीथ होते हैं वो डिके यानी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। तो प्रतिदिन क्या है, जो प्रत्येक जो व्यक्ति है तो हर व्यक्ति को डेली कम से कम 2 बार सुबह शाम जो है वो ब्रश करना चाहिए। दातुन या फिर दातुन आप कर सकते हैं, तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो आपने जैसे कुछ भी खाया है तो उसके बाद आपको तुरंत के तुरंत क्या करना चाहिए, उसके बाद तुरंत आपको कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए। जो आपका मुंह है उसमें आपको जो गंदी उंगली आपके होते हैं, फिंगर जो है वो आपको नहीं डालनी चाहिए और ना ही बिना धुली वस्तुएं आपको डालनी चाहिए। तो वो भी आपके लिए क्या है, वो भी आपको क्षति पहुंचा सकती है, हार्मफुल आपके लिए हो सकती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया आपके लगे होते हैं। चलिए अब आता है अगला पॉइंट, जीभ के कार्य। तो जीभ जो आपकी टंग होती है, जीभ के कार्य क्या होते हैं, तो टंग के वर्ग क्या क्या इसमें आपके होते हैं। चलिए जीभ के कार्य इसमें अब आप देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है, जीभ के कार्य में हम बोलने के लिए, जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। तो बोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जीभ का। तो जीभ के बिना हम बोल नहीं सकते, तो जीभ क्या करते हैं, हमारी हेल्प करती है बोलने के लिए। तो बोलने के लिए भी क्या होता है, हमें जीभ की, बोलने के में भी हमारी जो जीभ होती है, टंग जो होती है वो सहायता करती है, हेल्प करती हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को, इसके अतिरिक्त क्या होता है, यह जो भोजन है उसमें भी लार को मिलाने का कार्य करते हैं। जो भोजन में लार होता है, जो सलाइवा होते हैं उसको मिलाने का कार्य भी जीभ करते हैं, तथा निगलने में भी सहायता करते हैं। जब हम खाना निगलते हैं यानी जब सटकते हैं तो उसमें भी क्या, जो जीभ होती है वही हमारी हेल्प करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जो टंग हमारी है, जो जीभ है, इसके द्वारा भी हमें जो जीभ का जो है, जो हम टेस्टी जो चीज़ें खाते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो भी हमें जीभ से यानी टंग की हेल्प से ही पता चलता है कि ये चीज़ खट्टी है, मिट्टी है या खट मिट्टी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो से उसका जो पता लगता है वो भी हमें टंग से पता चलता है। जीभ के स्वाद, जब हम जीभ के द्वारा ये सब हम टेस्ट कर पाते हैं। अगला पॉइंट है, जीभ पर स्वाद कलिकाएं होते हैं। जो जीभ पर स्वाद कैसी होती है, यानी जो कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो विभिन्न प्रकार का जो स्वाद का हमें पता चलता है वो भी हमें इसमें पता जो है जीभ की उससे ही पता चलता है। चलिए आगे आता है अब आपका अगला पॉइंट,
नेक्स्ट चलिए, अब है स्वाद कलिकाओं की स्थिति। जो स्वाद जो कलिकाएं हैं उसकी स्थिति। तो स्वाद कलिकाएं की जो स्थिति है वो कैसी होती है? चलिए, स्वाद कलिकाएं की स्थिति इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है स्वाद कलिकाएं की स्थिति में पहला जो पॉइंट है, निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार किए गए हैं। तो इनके अलग अलग जो विलयन है वो तैयार किए गए हैं। पहला चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस और चौथा नीम की जो पत्ती होती है और करेले का रस। दूसरा पॉइंट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट आपका है। अगला पॉइंट है इसमें, अपने किसी मित्र की आंखों पर, जो आपका फ्रेंड है उसकी मित्र जो फ्रेंड आपका होता है उसकी आंखों पर आपको पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालने सीधे रखने को कहिए। तो उसकी जो जीभ है वो आपको कहना है कि आप अपनी जो जीभ है वो बाहर निकालकर सीधी रखिए। जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदें आपको रखनी है। जो नमूना है उसकी 1-2 जो ड्रॉप है वो आपको रखनी है। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। तो विलयन रखने के लिए क्या करना है आपको? जो दांत कुरेदने की जो सीख होती है उसका उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ भी आपको रिपीट करना है। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग करना है, यानी अलग अलग सीख आपको लेनी है। अपने मित्र से पूछे कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। जब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तो प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अनुभव उसके द्वारा होता है। तो फिर इसका आपको पूछना है, तो उससे आपको पूछना है कि उसके जो जीभ है उसे कैसा कैसा, यानी कहाँ से किस तरह का जो स्वाद है वो पता चल रहा है, वो आपको लिखना भी है। और अब आता है आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है भोजन नली। जो भोजन की जो नली होती है ग्रेशिका, कैसी जो नली क्या होती है? ग्रेशिका आपकी होती है। तो भोजन की जो फूड पाइप आपका है, जो फूड पाइप होता है जिसे क्या बोला जाता है? फूड पाइप जो होता है ओजोफेगस। तो फूड पाइप जिसे बोला जाता है ओजोफेगस आपका होता है, ये होता है ओजोफेगस। तो इसमें क्या होता है? जो निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रेशिका में जाता है। तो निगला हुआ कहाँ पर जाता है? जो ग्रास नली आपके होते हैं, जो फूड पाइप होता है या ओजोफेगस है, वहाँ पर जाता है। ग्रेशिका गले एवं वक्स से होती हुई जाती है। जो ग्रेशिका होती है, जो फूड पाइप आपका है या ओजोफेगस जो होता है वो वक्स से होती हुई जाती है। किससे? वक्स जो आपका होता है उससे होकर जाती है। ग्रेशिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। जो ग्रेशिका होती है, जो आपका ओजोफेगस है, जो फूड पाइप है, उसकी जो भित्ति यानी उसकी जो भित्ति होती है, वाल जो होते हैं, दीवार जो होते हैं, वो संकुचन यानी पुश होकर क्या करते हैं? नीचे की ओर वो सरकता हुआ चले जाता है, यानी पुश होकर वो जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होते रहते हैं। वास्तव में रियलिटी में क्या होता है? जो एक्चुअली जो होता है, जो संपूर्ण आहार नाल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल आपकी होती है, इसमें संकुचित होना यानी पुश होकर ये जाता रहता है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलते हैं। तो जो एक गति चलती है यही क्या करते हैं? जो भोजन आपका है वो नीचे की ओर धकेलना का काम करती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। कभी कभी क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, जो हमारी आमाशय होती है, क्या होती है? जो हमारी आमाशय होती है, स्टोमच जो होती है, वो इस खाने को एक्सेप्ट नहीं करती और हमें क्या हो जाती है? वोमिटेड हो जाती है। यानी भोजन को जब वो एक्सेप्ट नहीं करती तो फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या हो जाता है? वोमिटी। तो हमें उल्टी लग जाती है, वोमिटी आ जाती है। आपने देखा भी होगा कभी कभी क्या होता है? आप खाना खाते हो और उसके बाद ही आपको उल्टी लग जाती है। तो खाना जो है वो स्टोमच वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और जो हमें उल्टी लग जाती है, वोमिटी आ जाती है। तो इसी का कारण ये आपका है। अगला पॉइंट है, जब भोजन के बाद आपने वमन किया है, क्या किया है? जब भोजन के बाद आपने क्या कर लिया? वमन आपने कर लिया है। तो ये आपका वोमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ रीजन। तो इसमें आपका है, जब भोजन के बाद आपने क्या कर दिया? वमन किया है, वोमिटिंग की है। तो जब आपने फूड खाया और फूड के बाद ही क्या कर दिया? आपने वोमिटिंग कर दी। अब आपका नेक्स्ट आता है अमाशय। अमाशय की बात करते हैं। अमाशय जो आपका है स्टोमच। अमाशय क्या है? स्टोमच। तो स्टोमच होता क्या है? अब हम जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट आपने देखा उसे धीरे धीरे करके अब हम डिस्कस अपना कर रहे हैं। तो अमाशय जो था हमारा, जो स्टोमच, ये क्या है? हमारा अमाशय होता है स्टोमच। ये है हमारा स्टोमच।
चलिए स्टोमच क्या होता है, चलिए पहले आता है अमाशय। जो अमाशय है वो मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। जैसे आपने फिगर में देखी भी थी, जो अमाशय होते हैं वो मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा इस संरचना होती है, स्ट्रक्चर आपकी होती है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। कैसा होता है, ये चपटा होता है और जे की शेप में होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। जो आहार नाल है उसका सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रशिका यानी ग्रासनली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांश में खुलता है। तो जो दूसरी ओर कहाँ पर खुलता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी होती है, क्षुद्रांश जो है छोटी आंत जो होती है, जिसे छोटी आंत बोली जाती है, वहाँ पर ये आपका खुलता है। कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं, कभी कभी क्या करते हो, जब जल्दबाजी में जब आप खाना खाते हो अथवा खाते समय बात करते हैं, तो कभी कभी जब आप जल्दी में खाना खाते हो और खाना खाते खाते आप बात कर रहे हो तो आपको क्या उठती है, खांसी आ जाती है, खांसी आ जाती है या हिचकी आपको आती है। क्या आती है, हिचकी आती है। तो जब आपको हिचकी आती है या फिर खांसी उठ जाती है तो अथवा घुटन का अनुभव होता है। कैसा, यानी आपको घुटन वहाँ पर लगती है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होते हैं। जो खाद्य नली है वो जो जिससे आप जो श्वास नली आपकी होती है, तो श्वास नली में आपकी ये चले जाते हैं। इस वजह से आपका क्या होता है, आपको तो इसी कारण से अनुभव, तो आपको क्या होता है, जो उसका घुटन का इसमें अभाव आपको होता है कि घुटन आपको लगने लगती है। चलिए अब आपका आता है श्वास नली, नासिका से आने वाली वायु को, श्वास नली जो है वो नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक, जो ग्लेडर आपके होते हैं, जो फेफड़े आपके होते हैं, वहाँ तक ले जाती है। यह ग्रेशिका के साथ चलते हैं। ये किसके साथ चलते हैं, जो ग्रेशिका आपकी है, ग्रेशिका के साथ ये आपकी चलती है। ग्रेशिका के साथ ये आपकी चलती रहती है। आगे है, चलिए ग्रसनी जो है, ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। तो ग्रसनी में वायु का और जो भोजन का जो मार्ग है वो एक ही रहता है, सेम आपका रहता है। अमाशय का आंतरिक स्तर स्थे श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्म अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी प्रदान करती है। अम्ल जो है, जो अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, जो बॉडी एसिड बनाती है, तो वो क्या करता है, जो एसिड है वो ऐसे बैक्टीरिया को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। साथ ही ये क्या, जो मीडियम होता है, जो माध्यम आपका है, उसको एसिडिक बनाता है। कैसे बनाता है, एसिडिक आपका बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। जो डाइजेस्टिव होता है, तो जो डाइजेस्टिव आपका है उसको क्या करता है, इसे सहायता मिलती है, इसे हेल्प करता है। पाचक रस जो होता है, जो पाचक रस आपका है, वो जो जूस आपका होता है वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो प्रोटीन को क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन कर देता है। जो आपका पाचक रस होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, वो जो जठर रस बोला जाता है, वो प्रोटीन को जो सिंपलर जो सब्सटेंस है उसमें ब्रेक डाउन कर देता है। अब आता है अगला पॉइंट है, अब आपका भोजन को, जो भोजन है वो श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है। तो किस प्रकार हम उसको रोक सकते हैं, पहला पॉइंट इसमें, भोजन निगलने के समय, जब आप भोजन निगलते हो तो उस समय एक मार्शल रचना वाल्व का कार्य करते हैं। जो वाशल रचना होती है, तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी होती है इसमें, तो भोजन जो आपका है, चलिए अब आगे आता है, भोजन निगलने के समय एक मार्शल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश क्या होता है, भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। जो भोजन के जो पार्टिकल होते हैं वो जो श्वास नली आपकी है उसमें प्रवेश कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो हमें क्या होता है, घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठनी स्टार्ट होती है या खांसी हमें उठती है। अब है आपका अगला पॉइंट, क्षुद्रांश, यानी जो छोटी आंत आपकी होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सी, स्मॉल इंटेस्टाइन के कार्य देखिएगा। इसमें स्मॉल जो इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, तो छोटी आंत जो होती है, सबसे पहले जो उसका साइज होता है, जो छोटी आंत है
आंत होती है, क्षुद्रांत लगभग कितने 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। तो ये कैसी जो इस छोटी आंत आपकी है ये हाईली क्या होती है, कूल्ड आपकी होती है, और ये जो लंबी होती है 7.5 मीटर लंबी आपकी होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय को स्राव प्राप्त करते हैं। जो लीवर होता है या जो अग्नाशय आपका है ये क्या जो ये रिसीव करती है, जो लीवर है या फिर जो पैनक्रियाज आपकी होती है उसे उसका जो सिक्रेशन करते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। तो इसकी जो अतिरिक्त क्या होते हैं, जो इसकी भित्ति होती है, जो इसकी वॉल होती है, उससे भी जो कुछ रस आपका निकलता है। यकृत जो होती है, जो लीवर आपका है, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत कैसा होता है, गहरे लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि आपकी होती है जो उधर के ऊपरी भाग में दाहिने दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की क्या होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी लार्ज आपकी जो होती है, लार्ज इसमें आपकी ग्रंथि आपकी ये होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी होती है। ये ग्लैंड आपके यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज ग्लैंड आपकी होती है। कैसी ग्लैंड, लार्ज ग्लैंड आपकी होती है। चलिए आगे आता है पित्राशय। इसके बाद है पित्राशय। तो पित्राशय क्या होता है, अब बात करते हैं पित्राशय। तो पित्राशय का जो पित्राशय है यह है पित्त रस स्त्रावित करते हैं। तो ये कैसा रस, यानी जो पित्त रस आपका होता है वो स्त्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्राशय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, यानी पित्राशय बाइल जूस के बारे में इसमें बोला गया है। तो बाइल जूस क्या करते हैं, सीक्रेट आपका करती है। पित्त रस जो होती है, अब आता है अब आपका पित्त रस वसा के वाचन में। जो पित्त रस होता है, बाइल जूस जो होता है, ये वसा जो वसा है उसके पाचन में, डाइजेस्टिव में महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करता है, निभाता है। अग्नाशय हल्के, जो अग्नाशय होता है वो हल्के पीले रंग में की बड़ी ग्रंथि है। तो हल्के से पीले रंग की बड़ी ग्रंथि ये होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अमाशय के ठीक नीचे ये आपकी प्रेजेंट रहती है। अग्नाशिक रस जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करता है, यानी सिंपलर जो रूप है, टाइप होता है, उसमें ये चेंज कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण करती है। तो ये क्या होता है, जो पचा भोजन आपका होता है, जो डाइजेशन, जो फूड आपका होता है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, वो क्या करता है, छोटी आंत का जो निचला भाग होता है नीचे की ओर वो पहुंचता है, जहां पर जो आंत्र है वो रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देती है, पूरा यानी कंप्लीट कर देती है। आगे कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो सरल शर्करा जो शुगर है उसको ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जो वसा होती है वो वसा अम्ल यानी वसा एसिड में आपका जो ग्लिसरॉल होता है वो में तथा जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में आपका चेंज कर दिया जाता है। आगे है इसमें जो नोट आपका आता है, चलिए इसमें एक नोट है आपका कि एक विलक्षण दुर्घटना की इसमें आपकी बात की गई है। तो एक विलक्षण दुर्घटना है, तो उसमें क्या हुआ था, यानी इसमें द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। जो आमाशय उसकी है उसमें क्या हो गया था, एक छेद हो गया था। उसे विलियम ब्यूबांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। तो ब्यूमांट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। तो उसने क्या किया, रोचक जो परीक्षण है वो उसने किए। चलिए अब है आपका अगला पॉइंट। इसमें जो ब्यूमांट जो थे उन्होंने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। आमाशय क्या कर रहा था, भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्त्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था, भोजन को क्या कर सकता था, डाइजेस्ट कर सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है। जो आमाशय है वो क्षुद्रांश में, जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। जब जो आमाशय जो भोजन को पचाने का जो कार्य है, डाइजेस्ट करने का जो कार्य था वो कंप्लीट कर लेता है, तब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है कि जिससे जो होता है इसमें क्या, जो जूस
जूस आपका चेंज आपका किया जाता है। तो ये जब पूरी तरह पच जाता है तभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खुलता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो छोटी आंत है उसमें अवशोषण, यानी क्षुद्रांत जो है उसमें अवशोषण। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्षुद्रांत में जो है आपका, चलिए अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन इसमें बोला गया। अवशोषण क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन है उसकी बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है पचा हुआ भोजन, जो डाइजेस्टिव जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो पच सकता है, पचा हुआ जो भोजन है पच गया, तो वो भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत जो क्षुद्रांश की जो भित्ति है, छोटी आंत है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो रुधिर वाहिका होती है, ब्लड वेसल जो होते हैं उसमें चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं। यानी ये जो प्रोसेस होता है इसी को एब्जॉर्प्शन आपका बोला जाता है। जो डाइजेस्टिव जो भोजन है वो अवशोषित होकर यानी एब्जॉर्प्शन होकर कहाँ जाता है, छोटी आंत की जो भित्ति होती है उसमें स्थित जो रुधिर यानी जो ब्लड वेसल्स होती है इसमें ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और इसी प्रोसेस को आपको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका दीर्घ रोम अथवा रसांकुर। दीर्घ रोम अथवा रसांकुर क्या होता है, चलिए अब आता है जो दीर्घ रोम अथवा रसांकुर। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है पहला पॉइंट, जो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं स्ट्रक्चर होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। जो क्षुद्रांत आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपने देखी थी, छोटी आंत देखी थी, तो उसकी जो आंतरिक यानी इंटरली इसमें बात की गई है, अंदर की तरफ जो भित्ति होती है, जो वॉल होते हैं, उस पर उंगली के समान यानी जैसे आपके फिंगर है उसके समान उभरी हुई जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो उभार सा आपका आता है वो उभरी हुई जो स्ट्रक्चर होती है उसे ही दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। नेक्स्ट आता है दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है। तो जो दीर्घ रोम है उसकी जो आंत्र होती है, इंटेस्टाइन जो है, उसमें भूमिका क्या है, उसमें जो रोल होता है वो क्या रोल इसमें होता है। चलिए पहला पॉइंट है दीर्घ रोम जो है पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तो जो दीर्घ रोम आपके होते हैं क्या होते हैं, जो दीर्घ रोम है तो ये क्या करते हैं, दीर्घ रोम जो पचा हुआ भोजन है, जो डाइजेस्ट हुआ जो फूड होता है उसके एब्जॉर्प्शन के हेतु जो तल होता है, जो एरिया होता है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद है प्रत्येक दीर्घ रोम में, जो दीर्घ रोम है उसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जो रुधिर वाहिका होती है उसमें जाल फैला रहता है। तो उसमें क्या होता है, जाल जो होता है वो फैला होता है। रुधिर रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। फिर ये कहाँ पर चला जाता है, जो रुधिर वाहिका होती है वहां पर ये चला जाता है। अब आता है अगला, इसके बाद आता है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण होता क्या है, जो स्वांगीकरण होता है, चलिए स्वांगीकरण होता है आपका एसिमिलेशन। स्वांगीकरण को बोला जाता है एसिमिलेशन। स्वांगीकरण क्या है, एसिमिलेशन आपका होता है। तो एसिमिलेशन क्या काम करता है, एसिमिलेशन जो है जो अवशोषित पदार्थ, जो एब्जॉर्प्शन जो फूड है सब्सटेंस है उसका स्थानांतर रुधिर वाहिकाएं, कौन सी वाहिकाएं में, जो रुधिर वाहिकाएं आपकी होती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी जो शरीर जो आपकी बॉडी है उसके जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहां तक वो पहुंचाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। जहां पर उनका जो यूज है वो कैसे किया जाता है, जो जटिल पदार्थ आपके हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं उनको बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रक्रम को ही स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये जो प्रक्रम है, जो ये प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को स्वांगीकरण या एसिमिलेशन आपका बोला जाता है। कोशिकाओं में उपस्थित जो कोशिकाएं है, जो सेल्स होते हैं, इसमें जो उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो कोशिकाएं में जो उपस्थित जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होते हैं, इसमें जो प्रेजेंस जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन जो होता है वो ऑक्सीजन की सहायता यानी जो O2 है उसकी हेल्प से CO2 और जल में हो जाता है और ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। भोजन का वह भाग, भोजन का वो पार्ट जिसका पाचन नहीं हो पाता, जिसका जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता या फिर जो उसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रहा है, तो वो बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, वो वहाँ पर यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन आपकी होती है, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में वो पहुँचा दिया जाता है।
इसके बाद कहाँ पर जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो अब आता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आपकी जो बड़ी आंत होती है, बृहदांत्र जो है वो क्या कार्य करते हैं। उसके बाद जो बृहदांत्र है, चलिए बृहदांत्र इसमें पढ़ते हैं कि बृहदांत्र का कार्य क्या रहता है। तो बृहदांत्र जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है या बड़ी आंत हम इसे बोलते हैं, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि बड़ी आंत आपकी होती है। तो बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी क्या होती है, ये चौड़ी भी होती है, उसमें वैत भी होती है, और ये छोटी आपके होती है। चौड़ी होती है और छोटी, वैत जो होती है यानी ये चौड़ाई में ज़्यादा होती है, चौड़ी होगी लेकिन उससे छोटी होती है। साइज जो होगा इसका छोटा होता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। तो 1.5 मीटर ही ये क्या होती है, इसमें लंबी आपकी होती है। जबकि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, जो छोटी आंत थी, क्षुद्रांत जो थी, वो कितनी होती है, 7.5 मीटर आपकी थी। तो ये उससे छोटी भी होती है, जिसमें इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, लेकिन ये छोटी होती है। इसका जो साइज है वो 1.5 आपका होता है। इसका मुख्य कार्य, जो इसका मेन वर्क होता है, वो जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। तो इसका जो मेन वर्क होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये होता है कि जो कार्य जो इसका है, जल और जो कुछ लवण होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनका अवशोषण करना, उनको एब्जॉर्प्शन करना। बचा हुआ जो अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। बचा हुआ जो अपचित, जो भोजन पचता नहीं है, जो सब्सटेंस जो इसे पचा नहीं पा रहे हैं, तो वो भोजन क्या होता है, मलाशय के रूप में, जो मलाशय आपका है उसमें चला जाता है, तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। तो अर्धठोस जो मल है उसके रूप में वो रहता है। अब आता है निष्कासन, इसके बाद आता है निष्कासन। तो निष्कासन क्या होता है, चलिए अब है निष्कासन जो होता है, यानी ये होता है एगेशन। एजेशन जो होता है निष्कासन, तो इसे क्या बोलते हैं, समय समय पर क्या होता है, गुदा द्वारा यह मल, जो गुदा या जो समय समय पर जो ये मल है, ये गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निष्कासन, एजेशन आपका बोला जाता है। जो एनएस के द्वारा, जो आपका एनएस के द्वारा क्या है, बाहर आपका निकाल दिया जाता है। तो समय समय पर ये आपका बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ एनएस। तो एनएस जो है इसे रिमूव करती रहती है टाइम टू टाइम। अब आपका नेक्स्ट आता है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो जो घास खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, तो वे जंतुओं में जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला आता है, क्या आपने गाय भैंस तथा घास, जो गाय भैंस आपके होते हैं, जो काऊ है, बुफेलो होते हैं, तो ये जब घास खाते हैं तो ये शाकाहारी और अन्य जंतुओं को आपने देखा है। तो अब आता है पहला पॉइंट इसमें, इसका जो पहला पॉइंट है, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। तो वे उस समय भी क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं। कब, जो जुगाली है ये कब करते हैं, तो ये उस समय जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हो। जो जब भी वे क्या, ये उस समय भी क्या करते हैं, जुगाली जो होते हैं यानी चीविंग जो है वो करते रहते हैं जब वे खाना नहीं खाते। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकाल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रियलिटी यानी एक्चुअली में ये होता है, जो काऊ और बुफेलो होती है, ये जल्दी जल्दी जो अपना जो खाना है, जो घास होते हैं, उसको जल्दी जल्दी निगल लेती है, और उसके बाद जो अमाशय होती है वो एक भाग में इसे भंडारित कर लेते हैं। तो अमाशय का एक भाग में ये भंडारित रहती है, कलेक्ट आपका होता है। तो ये भाग होता है रूमेन, तो इसे बोला जाता है प्रथम अमाशय। तो एनिमल्स में ये क्या होता है, प्रथम अमाशय होता है। तो रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। तो रूमिनेंट में क्या होता है, जो अमाशय है इसके 4 पार्ट आपके होते हैं। कितने पार्ट, रूमेन जो होता है इसमें 4 पार्ट आपके होते हैं। चलिए पहला, रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। तो रुमेन में क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन किया जाता है, जिसे जुगाल कड़ कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, जुगाल कड़ आपका बोला जाता है। अब आता है अगला, नेक्स्ट पॉइंट आता है, बाद में क्या होता है, लेटर ऑन, बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। फिर बाद में क्या होता है, जो जंतु है, जो एनिमल्स है, जिसने यानी जो काऊ बुफेलो जल्दी जल्दी अपना जो चारा है वो समाप्त कर लेती है, खा लेती है, उसके बाद ये दोबारा से क्या होता है, इसके जो छोटे पिंडकों के रूप में पुनः दोबारा से इनके मुंह में आता है, तथा जिसे वह क्या करते हैं, चबाते हैं, चीविंग करते हैं। इस प्रक्रम को रोमतम, जुगाली करना कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा
रोमंती कहलाते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं इन्हीं को बोला जाता है रूमिनेंट और रोमंती। इंपॉर्टेंट आपका है रूमेंटी और रोमंती किसे बोला जाता है। तो वे जंतु होते हैं जो जल्दी जल्दी जो अपना खाना है वो निगल लेते हैं, बाद में वे क्या करते हैं जुगाली या कड़ आपका करते हैं और दोबारा से जो उनका खाना है वो उनके मुंह में आ जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर वे दोबारा से उसको चबाना शुरू कर देते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है सेलुलोज। अगला जो पॉइंट होता है सेलुलोज आपका आता है। तो सेलुलोज होता क्या है, तो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। तो जो घास होता है, जो ग्रास जो एनिमल्स खाते हैं, जो घास खाते हैं, उसमें क्या होता है सेलुलोज की जो प्रचुरता होती है वो होती है, जो एक प्रकार का क्या होता है, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट आपका होता है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंटिक पशु, जो रोमिनेंट या अथवा जो रोमंटिक पशु होता है, एनिमल्स होता है, जैसे हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके जो शरीर होता है हिरन, इसमें क्या होता है रुमेन जो आपका है, रुमेन जो होता है इसमें क्या होता है सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो बहुत से ऐसे भी जंतु है जो सेलुलोज का, या फिर जो मानव है ह्यूमन बींग्स है वो भी इस तरह के हैं जो सेलुलोज है उसका डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। अब आता है अंधनाल, इसके बाद होता है अंधनाल। तो अंधनाल होता क्या है, सेलुलोज आपने पढ़ लिया, सेलुलोज के बाद है अंतनाल। अंधनाल इसकी बात करते हैं, तो अंधनाल देखते हैं। चलिए अंधनाल क्या है, चलिए आया अंधनाल। अंधनाल क्या होती है, चलिए अब आया आपका जो अंधनाल में जो जानवर हो, जो एनिमल्स जैसे घोड़ा खरगोश आदि में क्षुद्रांग, जो छोटी हाथ और जो बड़ी हाथ के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना जो स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोला जाता है अंधनाल कहते हैं। तो इसे बोला जाता है अंधनाल। भोजन के सेलुलोज का पाचन, भोजन के सेलुलोज का जो पाचन है, भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी है, छोटे प्राणी है जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र आपका होता है। अंधनाल को बोला जाता है, इसमें जो अंधनाल है ये होते हैं सीकम। तो ये क्या होते हैं, शीशम आपका होता है, सीकम हो गया अंधनाल। चलिए अब इसमें जो इसके डायग्राम देखते हैं। चलिए एनिमल्स का एक डायग्राम लेते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई गई होगी। रुमेन, क्षुद्रांश, जो छोटी हाथ है, बड़ी हाथ है, अंधनाल है, अमाशय है, ग्रेशिका, सब इसमें आपको दिखाई गई है। तो फिगर के माध्यम से जानते हैं। देखिए ये आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, ग्रेशिका, जिसे ओजोफेगस, ये आपको जो नली दिख रही है ये क्या है आपकी ओजोफेगस आपकी है, ये होती है ओजोफेगस। इसके बाद आपको यहाँ पर जो थैली सी ये क्या है, रुमेन आपके होते हैं, ये होती है रुमेन, इंग्लिश में भी इसे रुमेनी आपका बोला जाता है। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी हो गई। ये होती है आपकी जो इसके साइड में आपको इधर ये आपको जो दिख रही है ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो आपकी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत बोला जाता है, ये हो गई बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद आता है नीचे की ओर, ये होती है इसे जो अंधनाल, अभी जो आपने पढ़ा है अंधनाल, सीकम जो होती है ये होती है अंधनाल, इसे बोला जाता है अंधनाल, जिसे सीकम बोलते हैं, CAECUM। अब आता है अंधनाल के बाद आता है स्टोमच, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, स्टोमच, ये होता है स्टोमच, यही होती है आपकी अमाशय, इसे बोला जाता है क्या, अमाशय आपका बोला जाता है। तो ये आपकी फिगर है। चलिए इसमें आपको सारी चीज़ें आपको दिख रही है कि इसमें ग्रेशिका, ओजोफेगस कहाँ पर आपके, ये नली हो गई, ये रुमेन आपका हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्टोमच आपका जो पार्ट है, और यहाँ पर आपका अंधनाल जो सीकम आपका होता है। तो फिगर के माध्यम से भी आपने जान लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चलिए अगला टॉपिक, चलिए सीकम के बाद अंधनाल के बाद आता है, चलिए अब आता है दस्त।
जो लूज मोशन आपका होता है, दस्त इसमें आपका आता है लूज मोशन, तो दस्त होता है लूज मोशन। तो इसमें चलिए जो दस्त है यानी इसे डायरिया, चलिए अब इसमें जो बात करते हैं, सबसे पहले इसमें आता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, दस्त आपके कहते हैं। यानी जब लूज मोशन हो जाता है या जब पतली पतली क्या होता है, जो पतला पतला जो मल है वो बार बार आपको निष्कासन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, दस्त आपका बोला जाता है। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। किसके कारण होता है, यह संक्रमण के कारण होता है, या खाद्य विषाक्तता क्या या फिर अपच के कारण ये आपको होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। तो भारत में यानी इंडिया में क्या है कि ये स्पेशल है कि जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड है, उसमें ये सामान्य स्थिति से यानी मानी गई है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। चरमावस्था जो अवस्था होती है, चरम स्टेज जो होती है, उसमें ये घातक होता है, डेंजर होता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, जो शरीर है हमारा, जो बॉडी है, उससे जो जल है, जो वाटर है और जो लवण होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनसे उनकी अत्यधिक क्षति होती है, उनसे उनकी अत्यधिक नुकसान यानी अत्यधिक इसमें कमी आ जाती है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। तो इसे क्या आपको नॉर्मली जो है इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, सहजता से इसको टालना नहीं चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। जो चिकित्सक, जो डेंटिस्ट यानी जो डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको क्या करना है, जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसको आपको उबाल कर ठंडा करने के बाद क्या करना है, जो उबाल कर आपने जो पानी है उसमें एक चुटकी नमक या फिर जो चीनी घोलकर आपको पिलानी है। इसे यह आपका जो है जीवन रक्षक घोल अथवा ORC कहते हैं। तो इसे क्या, यह जो ORS आपका होता है वो आप पिला सकते हैं। अब आपका अगला टॉपिक आता है इसके बाद अमीबा में। जो अमीबा है उसमें संभरण एवं पाचन। तो अमीबा की बात करते हैं। तो अमीबा जो कल हमने एल्गी पढ़ी थी, एल्गी आपकी आई थी, पहला जो चैप्टर था। अब आता है अमीबा। अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो जो अमीबा है इसमें फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, फीडिंग और जो डाइजेशन है अमीबा बेस में जाने गए। तो संभरण क्या होता है, संभरण माने होता है यानी फीडिंग, जो फीडिंग करते हैं, और जो पाचन है ये तो आपको पता है डाइजेशन आपका होता है। तो अमीबा में देखते हैं। चलिए पहला टॉपिक है इसमें, जो पहला पॉइंट आता है अमीबा का। अमीबा जो है, अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिका जीव है। तो अमीबा जो है ये जल में पाया जाता है और ये क्या होता है, एक कोशिका आपका होता है। ये एक कोशिका होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आपका होता है, जो कहाँ पर पाया जाता है, पॉन्ड वाटर यानी तालाबों में आपका पाया जाता है। अमीबा की कोशिका, अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। तो अमीबा की जो कोशिका होती है इसमें एक जो अमीबा की जो सेल होती है इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है। सेल मेम्ब्रेन आपके होते हैं। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। जो अमीबा होता है ये अपनी जो आकृति है, जो इसकी शेप होती है और जो इसकी स्थिति होती है, सिचुएशन है, उसे ये चेंज करता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धक निकालता रहता है, जिन्हें पादप अर्थात कृत्रिम पाव कहते हैं। तो जिन्हें क्या बोला जाता है, पादप, या फिर इसको बोला जाता है कृत्रिम पाव। यानी ये होता है आपका जो इसे बोला जाता है सैडोपोडिया। इसे क्या बोला जाता है, सैडोपोडिया आपका बोला जाता है, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में हेल्प करता है, सहायता करता है। तो पादप जो होता है इसे क्या बोला जाता है, ये आपका होता है, ये होता है आपका सैडोपोडिया। सूडोपोडिया आपका होता है। ये आप आगे जाके इसके बारे में आगे और डिटेल में आप पढ़ोगे सूडोपोडिया में। अब आपका आता है अमीबा। जो अमीबा है वो कुछ सूक्ष्म जीवों, जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, छोटे जो जीव है, उसका आहार करता है, उसे अपना भोजन बनाता है। जब इसे भोजन का आभास होता है, जब इसे क्या होता है, भोजन का आभास जो होता है, इसे फील होता है, तब यह खाद्य कण के चारों ओर पादप विकसित करके उसे निगल लेता है। फिर क्या करता है, ये खाद्य जो कण है, जो फूड पार्टिकल के चारों ओर क्या करता है, जो सूडोपोडिया को डेवलप करता है और उसे निगल जाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है। जो खाद्य पदार्थ होता है, जो उसकी धानी होती है, फूड वैक्यूल जो होते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं।
चलिए आगे है। इसके बाद खाद्य धानी में ही पाचक रस श्रावित होते हैं। तो खाद्य धानी में ही क्या होता है, जो खाद्य धानी होते हैं, फूड वैक्यूल जो होते हैं, उसी में रस जो होता है वो श्रावित किया जाता है। तो डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो सीक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल में वो सीक्रेट किया जाता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। जो अवशोषित जो पदार्थ है, एब्जॉर्प्शन जो सब्सटेंस होता है, वो अमीबा की वृद्धि यानी अमीबा को वृद्धि करने के लिए, ग्रो करने के लिए, उसका जो रखरखाव होता है और जो उसका गुणन है उसके लिए उपयोग वो करता है। बिना पचा अवशिष्ट खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो बिना पचा जो अवशिष्ट होता है, जो पच नहीं सकता, उसे खाद्यदानी के द्वारा फूड वैक्यूल, जो खाद्यदानी आपकी फूड वैक्यूल है उसके द्वारा वो क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें क्या होता है, जो ये खाद्य जो पाचन का जो आधारभूत है, जो डाइजेशन का जो बेस्ड है, जो डाइजेशन है यानी फूड का डाइजेशन क्या है, सभी जो एनिमल्स है सभी में सेम आपका होता है, सभी में क्या होता है, सेम होता है। तो ये क्या करता है, जो प्राणी होते हैं इसमें सेम आपका रहता है। जो खाद्य पदार्थ होता है, जो फूड मटेरियल होता है, फूड जो सब्सटेंस होता है, इसे ब्रेक डाउन किया जाता है। चेंज आपका किस में किया जाता है, जो इजी यानी सिमिलर जो सिंपल जो सब्सटेंस होता है, सिंपल सब्सटेंस में इसे चेंज करके इसे ऊर्जा मुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें एनर्जी जो ऊर्जा है उसे मुक्त होती है। ये आपका चैप्टर था। चलिए आज जो चैप्टर हमने कवर किया है, चैप्टर था हमारा प्राणियों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो कंप्लीट चैप्टर हमने कवर अपना कर लिया। चलिए एक बार हम जो अमीबा है उसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि अमीबा किस तरह का आपको दिखाई देता है, और जो स्यूडोपोडिया है जिसे ये विकसित यानी डेवलप कर लेता है, बढ़ा लेता है, वो कैसे दिखते हैं। चलिए ये होता है, ये आपका इसे बोलते हैं अमीबा। ये क्या है, स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये अमीबा की स्ट्रक्चर है। यही क्या है, अमीबा की स्ट्रक्चर आपकी है, इसी को बोला जाता है। तो अमीबा इस तरह का आपको दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, ये जो अमीबा है इसमें जो सबसे ऊपर ये आपको जो गोल गोल आपको दिख रहा है ये होता है पादाप। इसके बाद आपको जो ये दिख रहा है नीचे पादाप आपका हो गया खाद्य कणिका, अंतःग्रहण हो गए, खाद्य धानियाँ हो गई, खाद्य धानियाँ जो कि क्या होती है, फूड वैक्यूल आपका होता है। इन्हें क्या बोला जाता है, फूड वैक्यूल आपका होता है। ये होती है फूड वैक्यूल। ये आपकी बहिक्षेपित अवशिष्ट आपका होता है, जो ये होता है इजेस्टेड वेस्ट, जहाँ से वेस्ट आपका निकलता है, इजेस्टेड वेस्ट। तो ये अब आपका है, ये जो पादाब है ये सबसे पहले जो होता है ये क्या है आपका, न्यूक्लियस आपका होता है। ये होता है न्यूक्लियस, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है न्यूक्लियस। इसके बाद जो गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये होती है खाद्य कणिका, अंतःग्रहण, ये होते हैं फूड पार्टिकल इंजेक्शन। ये क्या है, फूड पार्टिकल इंजेक्शन। ये आपकी हो गई। अब इसके बाद जो आती है ये हो जाएगा आपका जो पादाब है यानी सूडोपोडियम। ये होता है सूडोपोडियम, ये आपका सूडोपोडियम है। सूडोपोडियम जिसे क्या कर लेता है, ये बढ़ा लेता है, बढ़ाकर इसे क्या करता है, खाना को फंसा लेता है। चलिए ये आपका फिगर थी। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।